अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मर्डर केस के बारे में जिसे सॉल्व करने के लिए करीब 2.5 लाख इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पर काम किया और इन इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलकर करीब 12,500 एविडेंस भी कलेक्ट करे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस केस को सॉल्व नहीं कराया जा सका। आज भी इस कातिल के रुख पर नकाब बाकी है जिसे 2 डेकेड्स गुजरने के बाद भी पुलिस उतार नहीं पाई है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिटागाया फैमिली मर्डर केस के बारे में जिसे द सिटागाया इंसिडेंट भी कहा जाता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। साल था 2000। जापान के कैपिटल शहर टोक्यो में डिस्ट्रिक्ट सिटागाया में लोकेटेड एक नेबरहुड जिसे कामीशुशिगाया नेबरहुड कहा जाता है, एक घर था जिसके ओनर्स थे 44 ईयर ओल्ड मिकियो मियाजावा और उनकी वाइफ 41 ईयर ओल्ड यासुको मियाजावा। इसके अलावा इनकी एक बेटी और बेटा भी था। बेटी नीना मियाजावा जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, जबकि बेटे रे मियाजावा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 साल थी। कुल मिलाकर इस फैमिली में 4 फैमिली मेम्बर्स थे। प्रोफेशनली मिकियो एक ब्रिटिश मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करते थे, जबकि यासुको एक ट्यूटर थी। ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा खुश और कंप्लीट फैमिली थी। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो दरअसल बात यह है कि कामीशुशिगाया नेबरहुड जहाँ पर इस फैमिली का घर था, यहाँ पर इनके बहुत सारे रिश्तेदारों के घर भी हुआ करते थे। लेकिन टोक्यो म्यूनिसिपल ने रिसेंटली ही यहाँ पर एक पब्लिक पार्क बनाया था और इसी पार्क को बनाने के लिए यहाँ मौजूद तमाम तर घरों को खाली करवाया गया था, जिनमें इनके रिलेटिव्स के घर भी शामिल थे। और यही वजह थी कि इनके रिलेटिव्स अब यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे और इस नेबरहुड में जहाँ पहले सैकड़ों घर हुआ करते थे, अब सिर्फ 4 घर ही बचे थे। और यही वजह थी कि मिकियो और यासुको ने भी अपना घर सेल कर रखा था, क्योंकि ये एरिया अब काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो चुका था और ये भी यहाँ से जल्द ही शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन इनकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। जैसा कि हमने पहले जाना कि टोक्यो म्यूनिसिपल ने रिसेंटली ही यहाँ पर एक पार्क बनाया था और ये पार्क अब मियाजावा फैमिली यानी मिकियो और यासुको के घर के बिल्कुल पीछे था, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दिसंबर 30 और 31 2000 की रात करीब 11:30 बजे इसी पार्क की तरफ से इस घर के सेकंड फ्लोर की बाथरूम विंडो से एक शख्स अंदर घुस जाता है। इस विंडो तक पहुंचने के लिए वो एक पेड़ की मदद लेता है। घर के अंदर घुसते ही बाथरूम के साथ बना हुआ एक बेडरूम था, जहां पर घर का सबसे छोटा मेंबर रे मियाजावा सोया हुआ था। घर के अंदर घुसते ही ये शख्स सबसे पहले 6 साल रे का गला घोंट के उसकी जान ले लेता है। इससे घर के ऊपर वाले पोर्शन में हलचल होती है और ये हलचल महसूस होते ही मिकियो ऊपर अपने बेटे को देखने भागता है, लेकिन स्टेयर्स पर ही उसका सामना कातिल से हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो मिकियो को बुरे तरीके से स्टेप कर देता है, जिससे मिकियो को मल्टीपल इंजरीज होती हैं और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद किलर घर के नीचे वाले पोर्शन में जाता है और नीचे जाते ही वो सीधा घर के किचन में चला जाता है। दरअसल जब वो मिकियो को स्टेप कर रहा था तब उसकी नाइफ़ टूट जाती है और यही वजह थी कि ये घर के किचन में जाता है और किचन से एक किचन नाइफ़ उठाता है और इसी नाइफ़ से फिर वो मिकियो की वाइफ यानी यासुको और उसकी 8 साला बेटी को भी इसी तरह स्टेप करके मार देता है। और इस तरह मियाजावा फैमिली के सारे मेंबर्स की ज़िंदगी रात ढलने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। मर्डर्स के दूसरे दिन यानी 31 दिसंबर 2000 के दिन करीब 10:30 बजे मिकियो की मदर इन लॉ यानी यासुको की माँ हारुको, जो कि अभी भी इनके नेबरहुड में ही रहती थी, अपनी बेटी को काफ़ी बार कॉल करती है, लेकिन उसकी कोई भी कॉल नहीं उठाने पर वो अपनी बेटी के घर जाने का फ़ैसला करती है। और वो जैसे ही इस घर की मेन एंट्रेंस से घर में दाखिल होती है तो उसे स्टेयर्स पर पड़ी अपने सन इन लॉ मिकियो की खून में लथपथ पड़ी लाश मिलती है। ये देखते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो फ़ौरन घर के दूसरे मेंबर्स यानी अपनी बेटी और उसके बच्चों को ढूंढने के लिए दौड़ लगाती हैं, लेकिन उसे उन तीनों की भी सेम कंडीशन में पड़ी लाशें मिलती हैं। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है।
बॉडीज़ को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है और बॉडीज़ की ऑटोप्सी भी इस बात को कंफर्म करती है कि रे को गला घोंट के, जबकि मिकियो, यासुको और नीना को स्टेप करके मारा गया था। इसके अलावा पुलिस को क्राइम सीन पर कातिल के कुछ कपड़े भी मिलते हैं, जिनमें एक हैट, एक खून में सनी हुई वाइट टी शर्ट, 2 रुमाल और एक स्कार्फ शामिल था। इसके अलावा पुलिस को कातिल के फुटप्रिंट्स और मर्डर वेपन भी मिल जाता है और इन सारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जब घर को मज़ीद इन्वेस्टिगेट और सर्च करती है तो पुलिस को घर के किचन में से करीब 4 आइसक्रीम के खाली कंटेनर्स और 5 चाय की खाली बॉटल्स मिलती हैं। इसके अलावा मर्डर्स वाली रात करीब 1:30 बजे घर के कंप्यूटर पर किसी ने इंटरनेट भी सर्व कर रखा था। ये सब चीज़ें सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि हो ना हो मर्डर्स के बाद भी उस रात कातिल इसी घर में घंटों तक मौजूद था और उसी ने चाय और आइसक्रीम कंज्यूम करी थी और कंप्यूटर भी यूज़ करा था। इसके बाद क्राइम सीन से मिले कातिल के कपड़ों पर लगी ब्लड से उसकी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इस डीएनए को एनालाइज करने पर कातिल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने आती है, जैसे कि किलर एक राइट हैंडेड मेल था जिसकी उम्र 15 से 35 साल के बीच रही होगी। इसके अलावा उसकी ब्लड ए टाइप थी। पैटर्निटी से वो एक एशियन और यूरोपियन रेस से बिलोंग करता था, यानी कि वो एक जैपनीज़ बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस बाद में जब इसके डीएनए को अपने डेटाबेस में मैच करने की कोशिश करती है तो इन्हें उसका कोई भी मैच नहीं मिलता। इसके बाद कातिल के फुटप्रिंट से उसके जूतों की साइज़ का पता लगाया जाता है ताकि उसके जूतों के ज़रिए उस तक पहुंचा जा सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिस साइज़ का जूता उसने पहन रखा था वो पूरे जापान में कहीं भी नहीं बेचा जाता था। इसके बाद पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जब पुलिस अपने डेटा रिकॉर्ड में इसके फिंगरप्रिंट्स को भी सर्च करती है तो इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना ही किसी ड्राइविंग लाइसेंस पर, ना ही किसी पासपोर्ट पर और ना ही गवर्नमेंट के किसी और डॉक्यूमेंट पर। और ये सब चीज़ें सिर्फ यही इंडिकेट कर रही थी कि शायद किलर जापानीज सिटीज़न ही नहीं था। बाद में इन मर्डर्स के मोटिव को लेकर जब इन्वेस्टिगेट करा गया तो डिफरेंट थ्योरीज सामने आईं, जिनमें सबसे पहली थ्योरी ये थी कि इस घर को इन्वेड करने वाले शख्स का इंटेंशन दरअसल सिर्फ और सिर्फ चोरी था, लेकिन घर के मेंबर्स के अलर्ट हो जाने पर उसने मजबूरन ही उन सबको मार दिया। लेकिन जब बाद में घर को सर्च करा गया तो मियाज़ावा फैमिली के सारे पैसे और ज्वेलरी उनके घर पर ही मौजूद थी, इंक्लूडिंग 25 लाख येन जो उनको घर सेल करने के मिले थे, जिसका मतलब ये था कि ये कोई रॉबरी यानी लूट और कत्ल का केस नहीं था। दूसरी थ्योरी ये सामने आई कि उन स्केटर्स में से किसी ने, जो कि मियाज़ावा फैमिली के घर के बिल्कुल पीछे मौजूद इस पार्क में स्केटिंग करा करते थे, उन स्केटर्स में से किसी ने मिकियो से बदला लेने के लिए ये सारे मर्डर्स करे हैं, क्योंकि मियाज़ावा फैमिली के घर के बिल्कुल पीछे मौजूद इस पार्क में जब कुछ लोग स्केटिंग करा करते थे तो इससे काफ़ी ज़्यादा शोर होता था, जिस वजह से मिकियो ने काफ़ी बार इनकी कंप्लेन करी थी। इसी वजह से पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि उन स्केटर्स में से किसी ने ही ये सारे मर्डर्स करे हैं, लेकिन इस थ्योरी को बेक करने के लिए भी पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इस केस में और भी बहुत सारी थ्योरीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेट करा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो उन्हें कातिल तक पहुंचा सके। ओवर द टाइम इस केस पर 2000 से लेके आज तक करीब 2,46,044 इन्वेस्टिगेटर्स ने काम करा और इन इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलकर करीब 12,545 पीसेस ऑफ एविडेंस भी कलेक्ट करे। लेकिन इस सब के बावजूद भी शिटागाया इंसिडेंट और इस घर में होने वाले मर्डर्स के पीछे आखिर कौन था, ये आज भी जापान में एक मिस्ट्री बनी हुई है। एज़ फॉर नाउ आज भी इस केस पर करीब 35 इन्वेस्टिगेटर्स काम कर रहे हैं और जापानीज़ अथॉरिटीज़ ने किलर की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले को करीब 20 मिलियन येन, जो कि $1.5 लाख से ज़्यादा बनते हैं, देने का ऐलान कर रखा है। इसी के साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह का कंटेंट लाते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आमीन नासिर।